हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है काजल कौशिक। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट, यूपी टेट। तो आज से जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा सी टेट का। आप लोग में से जो भी देने जा रहा है उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं ये पुराना जो अगस्त में पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। हम पार्ट वाइज करेंगे। जैसे आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके बाद आगे का करेंगे हम छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन समझने में वहाँ पर इजी होगा। आप जब अब पढ़ाई करेंगे, आपको पता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आपको क्या होगा, आपको चीज़ें पता चलेंगी कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हमें कैसे तैयारी करनी है। जो भी फाइनल ईयर में है उनको तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो है वो पेपर करना है। तो शुरू करते हैं आज। तो हम शुरू कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि आप असर्शन पूछा है तो इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चंस में कि आपको ना कोई स्टेटमेंट दिए होते हैं, ठीक है, और फिर रीजंस दिए होते हैं कि क्या इसका रीज़न ये है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई दोनों करेक्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं एक सही है एक गलत है तो हम कहते हैं कि नहीं भाई एक गलत एक सही है। ठीक है, तो चलो। तो पहला क्वेश्चन है कि टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग एमंग लर्नर्स टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब कि हमें अगर बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग जो है, जो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं कि समाल जो भी होता है लोचनात्मक चिंतन को अगर आपको सुगम बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप उनको मिलवाएंगे। आपको पता है कि आपको अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, हमें डिफरेंट सिचुएशंस देखनी होती है। ठीक है, तो ये बात सही है कि भाई हाँ अगर मुझे किसी में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है तो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बच्चों के अंदर लाने पड़ेंगे, उनसे उन्हें मिलवाना पड़ेगा। तो इसका रीज़न है कि स्टूडेंट लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे एंगेज इन कन्वर्सेशन अक्रॉस डिफरेंसेस। सही बात है, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं। वो कब सीखते हैं, जब वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट से एंगेज करते हैं और उसके बारे में क्रिएटिवली और क्रिटिकली सोचते हैं, है ना। तो क्या है, तो फिर इसका मतलब क्या है, दोनों बात सही है और दोनों का ही क्या है, और फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का जो सेकंड वाला है वो सही रीजन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, बोथ ए एंड आर ट्रू, कि दोनों सही भी हैं और जो आर है मतलब जो रीजन है वो एक सही एक्सप्लेनेशन है ए का। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट दिए जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप उस स्टेटमेंट पे वो नहीं कर पाते, लाइक दोनों गलत गलत होते हैं। तो फिर उसका आंसर होता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं होता, और दोनों ही गलत होते हैं तो हम कह देते हैं कि ए और आर दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लर्निंग है उसका सबसे प्राइमरी गोल क्या है। सबसे फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, या compete करना पीयर्स से, जो उनके दोस्त हैं उनके साथ क्या compete करना, उनसे प्रतिस्पर्धा करना। नहीं भाई, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स को लर्न करना, ये तो रोट लर्निंग हो गई। बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल, के रटने में एक्सपर्ट हो जाना। नहीं, ये तीनों बात तो सही है। तो आंसर हमारा होगा 1, द प्राइमरी गोल जो है लर्निंग का वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। वेरिएबिलिटी यही कि डिफरेंस, कि हर बच्चा, हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो वेरिएबिलिटी अगर इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स में है तो पूछ रहा है कि शुड बी सीन एज अ बैरियर एंड हिंड्रेंस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, के जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसे हमें एक तरीके का बाधा समझनी चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जो टीचिंग लर्निंग में क्या वो एक बाधा होती है इंडिविजुअल डिफरेंस, या इसको शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर हमें उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, या फिर शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, या फिर हमें उसको वैल्यू करना चाहिए जो डिफरेंसेस हैं बच्चों में। ऐसा होता है क्लास में कोई बच्चा
अच्छा है पढ़ने में, कोई बेकार है, कोई किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ता है, कोई किसी चीज़ को पढ़ता है। तो ये कह रहा है कि क्या हमें उसे वैल्यू करना चाहिए और उसे हमें देखना चाहिए कि ये ह्यूमन डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट है शुड बी इग्नोर्ड एंड अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन लर्निंग स्टाइल्स। या फिर ये कह रहा है कि हमें ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस इग्नोर कर देने चाहिए और हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो लर्निंग स्टाइल्स में आए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा 3, कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमारे टॉपिक भी होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और हमें उन्हें कंसिडर करना चाहिए। तो अगर आपके क्लास में बच्चों में वेरिएबिलिटी है, बच्चों में डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, तो हमें उसे वैल्यू करना चाहिए और उसे ह्यूमन डाइवर्सिटी का एक रिफ्लेक्शन की तरह उसे सोचना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, यस फोर्थ पर चलते। ओह या तो चिल्ड्रन learn more effectively if a concept proceeds from। ये पूछ रहा है कि चिल्ड्रन अच्छे से सीखते हैं जब कंसेप्ट जो है, जो आप कंसेप्ट उसे पढ़ाना चाह रहे हैं, आप उसे रैशनल से एम्पेरिकल की तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। टॉप मतलब बहुत ज़्यादा पहले आपने उन्हें कॉम्प्लेक्स जो है वो दे दिया, ठीक है, या फिर जेनरिक से स्पेसिफिक, आप उन्हें पहले एक जनरल बात बताते हैं, फिर जनरल से बताते बताते धीरे धीरे आप उसे स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। या फिर एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट बताओ, उल्टा हो गया कि पहले हमने एक फिलोसफिकल पार्ट बना दिया, बता दिया, फिर हम कॉन्क्रीट टर्म पे आ रहे हैं, तो ये तो उल्टा हो गया। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, पहले हम टफ बता रहे हैं फिर सिंपल हो रहा है। या फिर रैशनल टू एम्पेरिकल, ये भी उल्टा हो गया। तो इसका आंसर क्या है? 3, 4 का है 3। तो क्या है? जेनेरिक टू स्पेसिफिक। पहले हम जेनेरिक बात बताते हैं, पहले एक जनरल बात जो होती है उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम स्पेसिफिक पे जाते हैं। हमें कोई भी बात किसी को बतानी होती है या हम कोई टॉपिक टफ पढ़ते हैं तो पहले हम उसका बैकग्राउंड बताते हैं, धीरे 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 उस टॉपिक में पढ़ते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स पे पहुंचते हैं, है ना। तो फोर्थ का हो गया हमारा 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं, या 5, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। तो इनमें से देखो, अब यहाँ आपको फोकस करने की जरूरत है किस पे? नोट पे। नोट पूछ रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा प्रोसेस कंट्रीब्यूट नहीं करता किसमें? कोर्स ऑफ लर्निंग पे, मतलब लर्निंग पे जो है फोकस नहीं करता। तो डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या कंसेप्चुअलाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन या कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो क्या नहीं कंट्रीब्यूट करता? 5 का 1। ये क्यों? डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जो है वो लर्निंग में कहाँ हेल्प नहीं करता है। जैसे देखो, अब जब भी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सबसे पहले क्या है कि कोई भी टॉपिक है उसको कैटेगराइज करूंगी, है ना, उसको कैटेगराइज करूंगी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, तो ये तो लर्निंग का प्रोसेस है। फिर मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगी, पहले मैंने कैटेगराइज कर लिया, फिर मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, अब ठीक है मैं ये पढ़ाऊंगी ये पढ़ाऊंगी ये पढ़ाऊंगी, या उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। नेक्स्ट फिर हम उसे कंसेप्चुअलाइजेशन करेंगे और मैं कंसेप्चुअलाइजेशन करूंगी, आपको कंसेप्ट की तरह बताऊंगी। या फिर डी कंटेक्चुअलाइजेशन में नहीं करूंगी, मैं आपसे डिफरेंट बात नहीं करूंगी, मैं कोई लर्निंग कर रही हूँ तो, है ना। तो 1 जो है डी कंटेक्चुअलाइजेशन, इसका कोई भी रोल नहीं पड़ता हमारे जो भी लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। तो इनमें से जो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। तो आपको अगर किसी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप करनी है तो आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग वही कि आप कोई भी समस्या है उसका समाधान करना है, तो आप क्या करेंगे? गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस। हम उसको अपॉर्चुनिटीज देंगे कि वो पहले अपने ब्रेनस्टॉर्म करे, ब्रेनस्टॉर्म मतलब वो सोचे, अपने उस क्वेश्चन उस प्रॉब्लम के बारे में सोचे और फिर वो गैस करे। या फिर आप उसे एक रेडीमेड सॉल्यूशन देंगे, तो भाई ये तो बहुत गलत हो गया, आप रेडीमेड सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आपने उसके यहाँ तो डेवलप किया ही नहीं। देन डिस्करेज करेंगे इंडिपेंडेंट थिंकिंग को और फोकस करेंगे डिक्लेरेटिव नॉलेज को। नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को तो हमें बढ़ाना है बच्चों की, है ना। तो एनकरेज देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, या उन्हें एनकरेज करेंगे कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम है छोड़ दो, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। बल्कि लाइफ ऐसी नहीं होती ना, लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती हैं और उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए। तो 6 का क्या हो गया? 1, गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज दें हम उनको कि वो ब्रेनस्टॉर्म करें और इंट्यूटिव गैसेस करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 7, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन। जो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो किस पे स्ट्रेस करती है, उसका क्या फोकस होता है? एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? यही कि आप एक्सपीरियंस करके कोई चीज़
सीख रहे हैं, तो लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस। तो आप एक्सपीरियंस लर्निंग करिए कि आप प्रोडक्ट मतलब बना बनाया जो है वो देख लो, प्रोसेस को ना समझो। नहीं, एक्सपीरियंस में तो प्रोसेस, जैसे एक्सपीरियंस के लिए आप न्यूज़पेपर छपते हुए देखना चाह रहे हैं, है ना, तो वहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोसेस पे तो फोकस होगा ना इसका, तो वन तो होगा नहीं इसका। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, या फिर इम्पॉर्टेंस देता है ये कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करें हम, है ना। तो मे बी कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, नहीं, अगर आपको एक्सपीरियंस लर्निंग करानी है तो आप टीचर का कंट्रोल नहीं कर सकते। या फिर रोल ऑफ री इन लर्निंग, या फिर री का रोल लर्निंग में। ठीक है, तो 7 का क्या हो गया, 2 हो गया भाई, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के ऊपर यहाँ पे फोकस होता है एक्सपीरियंस, जो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, तो असर्शन है हमारा कि टीचर्स शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट। टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को एक मीनिंगफुल एनवायरनमेंट जो है वो बनाना चाहिए जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और एंगेजमेंट हो ऑल चिल्ड्रन का। सही बात है, सारे बच्चे मिलके काम करें, मीनिंगफुल एनवायरनमेंट हो, यही काम है। देन ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। एग्जैक्टली, सारे बच्चे जो हैं वो अंदर से मोटिवेटेड होने चाहिए और कैपेबल होने चाहिए लर्निंग के लिए। एग्जैक्टली, अंदर से मोटिवेशन तो आपको चाहिए ना, तो सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, और जो ये जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है, चलो अब आगे भाई लेव वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की के बारे में सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। आपको चिल्ड्रन के अंदर अगर कंसेप्चुअल एबिलिटीज जो हैं वो अगर डेवलप करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं भाई, सोशल आइसोलेशन नहीं भाई, टेंजिबल रिवॉर्ड्स नहीं, पीयर कोलैबोरेशन, हाँ भाई दोस्तों के बारे में तो बात करता है कि भाई पीयर कोलैबोरेशन करिए, तब जाके बच्चे जो हैं वो सीखेंगे। तो आंसर हो गया 9 का 4। चलो एक और वाइगॉट्स्की पे क्वेश्चन। चलो, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्कीज थ्योरी, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, बहुत कुछ पेपर आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्कीज थ्योरी इनर स्पीच, वे लेव वाइगॉट्स्की के हिसाब से इनर स्पीच क्या होती है। 10 इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट, क्या रेगुलेट करें, देयर ओन थिंकिंग, ये वे है कि चिल्ड्रन जो है वो रेगुलेट करें अपनी खुद की थिंकिंग को, या साइन है डेवलपमेंटल डिले का, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद एन इमेजिनरी फ्रेंड, कि टीचर बच्चा जो है वो किसी इमेजिनरी फ्रेंड से कम्युनिकेट कर पाए, या फिर एक कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का साइन है। तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1। एक तरीका है जिससे कि वो अपनी थिंकिंग को, हम अपनी भाषा में ही तो सोचते हैं ना, है ना, जैसे कहते हैं कि इंग्लिश को अपनी थिंकिंग लैंग्वेज बनाओ, है ना। 11 का 4-year-old Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by. तो अगर एक 4 साल की बच्ची है वो ये सोच रही है कि बटन जिंदा है क्योंकि ये उसकी शर्ट को बंद करने में काम आता है, तो जीन पियाजे के हिसाब से उसकी थिंकिंग कैसी है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, उसकी कैसी है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग है, सेंट्रेशन है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है, या फिर एनिमिस्टिक थिंकिंग है। तो क्या है ये, इसकी है 4, एनिमिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं। चलो 12, वाइल डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, while agencies of socialization are predominantly important in infancy और एजेंसी ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसको, सेकेंड अगर हम इसको सेकेंडरी रखें कि सेकेंडरी एजेंसी जो है वो इन्फेंसी में ज़रूरी होती है, नहीं भाई, इन्फेंसी बच्चा छोटा है तब कौन सी एजेंसी ज़रूरी है, प्राइमरी, फैमिली, है ना, तो प्राइमरी कहाँ है, ये रहा, तो इसका आंसर ऐसे ही आ गया। और सेकेंडरी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में ज़रूरी होती हैं। ठीक है, चलो वाइगॉट्स की मुझे लगता है फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट हो गया है सीटेट का, तो आप लोग फोकस करिए इसके ऊपर, है ना। तो आगे देखो फिर से लैंग्वेज पे क्वेश्चन है ना, तो वाइगॉट्स्की के हिसाब से लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सही बात है, लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सही है ये आंसर। नेक्स्ट, एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोल्सबर्ग्स मॉरल रीजनिंग, कोल्सबर्ग आ गए। चलो,
morals reasoning, do children typically believe that people should live up to the expectation of society and behave in good ways? तो moral reasoning के हिसाब से क्या do children typically believe, वो कह रहे हैं कि क्या children believe करते हैं कि people को रहना मतलब society जो कह रही है उसकी तरह रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, और जो वो चाहती है सोसाइटी उसी के लिए हमें काम करना चाहिए। तो ये कौन से लेवल पे सोचते हैं, कोल्सबर्ग का जो मॉडल था उसमें वो कौन से स्टेज पे ऐसा सोचते हैं? तो ऐसा प्री ऑपरेशनल पे तो सोचेंगे नहीं, है ना। कौन सी पे सोचती है ऐसे कि सोसाइटी कर रही है, सोसाइटी मेरे को देख रही है, मेरे को इसलिए गुड अच्छे तरीके से बात करनी है, तो कन्वेंशनल लेवल पर ऐसी बात होती है। ठीक है, तो हमारा 14 हो गया। 14 का क्या आंसर है? 14 का है 2। ठीक है, चलो 15 चलते हैं। वेट, ओके, सो हाँ आ गया। चलो 15 का असर्शन पढ़ो। 15 का हमसे पूछ रहा है कि इंटरेक्शन, अगर हम किसी इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स such as teachers, peers can provide the necessary support and guidance to help learners develop their understanding and skills। सही बात है। तो क्या है कि इंटरेक्शन अगर आप नॉलेजेबल अदर्स से कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको डेवलप कर पाएंगे अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स। सही बात है। रीज़न क्या है? सोशल इंटरेक्शन एक की कंपोनेंट है लर्निंग और डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, इसके पे तो हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया कि दोनों ही सही है ना। चलो 16th क्वेश्चन, 16th मिनट पे 16 क्वेश्चन, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए मेन गोल क्या है? टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। हम स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको बेंचमार्क से करें, कंपेयर करें? नहीं। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। यस, इम्प्रूवमेंट की बात आ गई, इसका मतलब यही आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं आगे। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर। नहीं भैया, बायस्ड लर्निंग हो जाएगी अगर आप ऐसा कर दोगे तो, है ना। स्लो लर्नर्स को हम अलग कर लें ना, ऐसा ना करना कभी। टू एवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स। एवेल्युएट करें हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को और असाइन करें क्या? ग्रेड्स। नहीं भैया, ये नहीं। दूसरा बहुत बढ़िया आंसर है इसका, हम तो दूसरे के साथ जाएंगे। चलो 17 है आपका। At which age can children engage in word play and like jokes and riddles that involve a play on words? तो 7 years कौन सी एज पे जो है वो प्ले और जोक्स इन सब चीज़ों में आते हैं? तो ये थ्योरीज पढ़ोगे वहाँ से पता चल जाएगा। सेकंड 3 years, थर्ड 12 years या 1 year, 7 साल। 17 का 1, ये आप सबको आई होप के पता होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया कैरोल गिलिगन had critiqued कोहल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इन्होंने क्रिटिसाइज किया था इसको, तो क्यों किया था बताओ? फॉर यूजिंग केस, क्यों? क्योंकि उन्होंने केस स्टडी को एज अ रिसर्च मेथड यूज कर लिया था? नहीं। फॉर नॉट गिविंग एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू जेनेटिक फैक्टर्स? नो। फ्रॉम अ सोशल कॉग्निटिव पर्सन? नहीं। फेमिनिस्ट की वजह से, फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। तो कैरोल गिलिगन जो थे वो फेमिनिस्ट थे और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इन्होंने कोल्सबर्ग की थ्योरी को जो है वो क्रिटिसाइज किया था, है ना। चलो 19, यस यस, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक, अरे भाई क्या हो गया, हाँ, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट की बात कर रहा है जीन पियाजे के हिसाब से, इज डैश विच रेफर्स टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर्स। कि प्री ऑपरेशनल टाइम पे वो जो टेंडेंसी होती है वो कौन सी टेंडेंसी होती है जब वो आप एक ही सिचुएशन, एक ही तरफ देखना चाहते हो? ट्रांसडक्शन या डिसेंट्रेशन, कॉजेशन या सेंट्रेशन? केंद्रीय ना, आप एक ही सिचुएशन की तरफ देख रहे हो, क्वेश्चन ही पता चल रहा है कि केंद्रीय, आप एक ही तरफ देखना चाह रहे हो, है ना। चलो 20 हमारा 20 आ गया। तो द अप्रोच ऑफ एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव्स देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस इज नोन एज इमर्शन, एक्सिलरेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या एनरिचमेंट। तो वही एक्सिलरेशन हमें पता है, त्वरण कहते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन को आप पढ़ा रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप? करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस से आप जब पढ़ा रहे हो तो एक्सिलरेशन। यस, एवरीबडी नो। 21 डिस्ग्राफिया, ऐसे वाले क्वेश्चन ना सीटेट के फेवरेट है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, है ना। और ये सारे बहुत अच्छे से इन लोग को काफ़ी बढ़िया फेवरेट है इनका, है ना।
तो चलो 21 शुरू करते हैं। क्या होता है डिस्ग्राफिया? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? नहीं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शिप्स। ये सही बात है, न्यूरोलॉजिकल होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट 22 टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स। वो टीचर्स जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स की तरफ काम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम? क्रिएट करिकुलम एडेप्टेशंस, ओके। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, सही है। एग्जामिन करते हैं अपने ओन इम्प्लिसिट बायस को, या डाइवर्सिटी को एज एन ऑब्स्टेकल देखते हैं। नहीं भैया, अगर इंक्लूसिव क्लासरूम्स आप बना रहे हो तो आप डाइवर्सिटी को इंक्लूड करोगे, आप उसे एक हर्डल नहीं मानोगे, एक बाधा नहीं मानोगे। तो फोर्थ को काट दो, फोर्थ को कट गया तो आंसर आपका आ गया 4। सही है, चलो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू कौन है ये? गार्डनर की थी शायद, है ना? देख लेते हैं। गार्डनर साहब आ गए। चलो, थ्योरीज इसका मतलब ये है कि आपको उनके बारे में पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना? पढ़ के जाओ तो बढ़िया से हो जाएगा। होवार्ड गार्डनर के हिसाब से एक फिलोसोफर जो है उसके पास डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है, एंड अ स्कल्प्टर हैज़ मोर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बताओ, तो एक फिलोसोफर के पास क्या होगा? इंट्रापर्सनल, अपने बारे में जानना। फिलोसोफर तभी बन सकते हो जो आपको अंदर से नॉलेज हो, है ना? तो ये हो गया आपका। और स्कल्प्टर के पास क्या होती है? स्पेशल नॉलेज होती है ना? चलो 24, इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक? टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म है अगर इसको तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? उनकी हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होती है? नहीं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव और रिकरिंग बिहेवियर? यस, वो लोग रिपीटेटिव और रिकरिंग बिहेवियर करते हैं। ऑटिज्म एक बीमारी है जो बच्चों को हो जाती है। ठीक है। सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट? नहीं, वो ये सब नहीं अलग कर पाते। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल गया 24 का 2। नेक्स्ट चलो 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल? है ना, आप सब ने साइकोमोटर स्किल्स वगैरह सब पढ़ी होंगी। तो ग्रॉस मोटर कौन सी है? कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ बिग रेक्टेंगल ऑन अ पेपर? नो। कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ सर्कल ऑन अ पेपर? नो। निटिंग या फिर स्विमिंग? स्विमिंग है भाई, क्रॉस मोटर स्किल तो हमारी स्विमिंग ही हो गई ना। तो 25 का हो गया 4। ये इसमें कुछ भी समझने का नहीं था, दिमाग लगाने का था। 26, फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोज द। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट फॉलो करता है क्या? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रिंसिपल है? नहीं। प्रॉक्सिमो डिस्टल, टॉप डाउन और सिफेलोसिडल, इनर टू आउटर? अच्छा, नेक्स्ट इंटीग्रेशन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या डिफ्रेंसिएशन, या सिफेलोसोडल और या प्रॉक्सिमल डिस्टल? तो आंसर इज 4। हमें पता है, हमें पता था आंसर 2 या 4 में से ही होगा, तो आंसर होगा 4। सही है, चलो कहाँ पहुँच गए हम? हाँ 27। अरे भाई, अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ जो है, अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है? स्टडी होती है एंड थिंकिंग। चलो, इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ स्लोज लॉजिक। चाइल्डहुड में ग्रोथ जो है वो क्या होती है? स्टडी होती है। हाँ सही है, तो 2 हो सकता है, हो सकता है। और मिडिल में समवॉट, हाँ मिडिल चाइल्डहुड में हम लोग क्या होते हैं? ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं। तो आंसर हो गया इसका 4, है ना? जब आप छोटे होते हैं तो आपकी जो ग्रोथ होती है वो स्टेडी होती है, उसके बाद धीरे धीरे आप ईगो सेंट्रिक होने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर ग्रोथ थोड़ा रुकती है और थिंकिंग क्या होती है? लॉजिकल बनती जाती है। सही है। 28th, 28th है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग? चलो, इसमें से एग्जाम्पल बताना है कि आप अपनी थिंकिंग पे खुद से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या एग्जाम्पल है? हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास? या हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू द प्रेजेंट टेंस? या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब्स इन अ सेंटेंस? या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब? क्या क्या पूछा है इसमें? पूछा है कि रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग, अपने आप सोचना है। तो थिंकिंग का तो भाई सीधे ही आ गया, पहला ही आ गया, तो 28 का हो गया 1, है ना? खुद सोच रहे हैं। यस, नेक्स्ट देखो 29,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इंटरनल एट्रीब्यूशन है फेलियर का? तो देखते हैं। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स फॉर डिस्ट्रैक्टिंग मी, ये तो हम सब कहते हैं ना। ठीक है, इसमें पूछा है कि इंटरनल, आप खुद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, तो आई डिडेंट गेट गुड मार्क्स बिकॉज द टीचर वॉज बाइस्ड, नहीं, यहाँ तो आप किसी और के ऊपर लगा रहे हैं। आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज टीचर इज अ टफ ग्रेडर, मुझे कम मार्क्स मिले क्योंकि टीचर स्ट्रिक्ट था, हम लोग कितना कहते हैं इसको, है ना। या फिर आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडीज ना, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर का एग्जाम्पल यही है कि आप खुद को अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना। चलो 30 असर्शन रीजनिंग, फेवरेट पार्ट हो गया असर्शन रीजनिंग सीटेट का। चलो, एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 30, या at a very early age girls in most culture across the world choose dolls as toys while boys prefer to play with cars. Children organize information about what is considered appropriate for a boy or a girl on the basis of what a particular culture expects and behave accordingly. बिल्कुल सही बात है भाई, समझ लो। एक बहुत अर्ली एज पे लड़कियां और लड़के समझ जाते हैं कि हमें गर्ल्स को डॉल से खेलना है और बॉयज़ को कार से खेलना है, या है ना। तो इसका रीज़न दिया है कि ये अपने कल्चर, वो जैसा कल्चर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से क्वेश्चन था, मैं ये जो पेपर है, माय फेवरेट पेपर है ये, जो मैं अपना बीएड के लेवल पे बच्चों को पढ़ाती हूँ। सो आप अगर चाहते हैं तो जेंडर स्कूल सोसाइटी के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आज शुरू हो जाता है आपका पार्ट 2 मैथमेटिक्स, ये सब हम करेंगे बाद में। आज हमने कर लिया सीडीपी बहुत बढ़िया तरीके से, पढ़ो क्वेश्चन समझो। हमें यहाँ से पता चला कि थ्योरीज जो हैं वो सीटेट का एक अच्छा खासा क्वेश्चंस बना रहे हैं, वो उनका फेवरेट पार्ट है। सेकेंडरी थिंग असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस 4 देखे हमने, वो पार्ट भी हमें करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सीटेट के लिए। तो ये सब पार्ट्स आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था उसके लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी चीज़ें जो हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो।